हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। तो इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दोगे, जैसे कि भी आपका कोई KVS का एग्जाम है या फिर NVS का है, DT+B का है, अभी हरियाणा के अंदर आप सभी को पता है कि भी स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो उन सभी के लिए हेल्पफुल है। यहाँ तक कि UGC नेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी ना, तो आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं अभी जो KVS का जो सिलेबस है उसको बेस लेके चलूंगी, वहाँ से टॉपिक उठाएंगे और हमें डेली आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। एक एक टॉपिक उठाते चलेंगे और इस तरह से जो अपना सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ ही अभी आप ये मत सोचना कि भाई ये तो KVS का सिलेबस उठाया है तो ये अब जो हरियाणा HPSC का जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। बिल्कुल ये आपका उतना ही हरियाणा का जो आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा उसके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो आपके वही रहने हैं। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है HPSC की अगर मैं बात करती हूँ तो उन्होंने अभी कोई सिलेबस नहीं निकाला स्क्रीनिंग के लिए। तो आप लोगों के लिए बेटर यही रहेगा कि भाई जो अपना सब्जेक्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आप लोगों का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो फिर आप इजिली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी स्टेट का एग्जाम हुआ, आप सभी को पता है अगर जिस बच्चे का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो उसने आराम से 50+ स्कोर कर लिया होगा, तो फिर वहाँ से भी 42 45 तो वहाँ फर्स्ट सेक्शन में भी हम स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका कॉमर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा और प्लस में 11th-12th का सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपका रहता ही है, ठीक है। तो 11th-12th स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं चल रही हूँ ना, अब पूरा हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे और कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचना कि भी मैम ये क्या करवाने लग गई, मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज की इस वीडियो में मीनिंग भी हम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। तो पूरा हम करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर मैं अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भाई जो हमारी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग हमारा क्या है, बेसिकली इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, जो बिजनेस है उसकी लैंग्वेज है। जैसे हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए, हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। चाहे हम हिंदी बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या फिर इंग्लिश है या कोई अदर लैंग्वेज है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग है, वो किसकी लैंग्वेज है, वो बिजनेस की लैंग्वेज है। क्वेश्चन बन सकता है MCQ में, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है एक बिजनेस से रिलेटेड, एक बिजनेस के बारे में कि भी क्या प्रोग्रेस बिजनेस के अंदर चल रही है, जो बिजनेस उसकी पोजिशन कैसी है। अगर कोई एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो पहले मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालूंगी कि भाई जो ये बिजनेस है ये इसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम किसके थ्रू मिलती है, अकाउंटिंग के। तो इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, ठीक है, कि भाई इसको बेसिकली बोला जाता है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, सब वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने ये यहाँ पे ना ये टोटल आपके 7 लेटर लिखे, ठीक है, IMRCSAC। तो देखिए अगर आपने ये 7 लेटर कर लिए ना तो समझ लेना आप लोग, इसी के साथ ही आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग भी हो गया है। यही आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, यही आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, यही आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये 7 लेटर्स है। अगर आपने ये 7 लेटर्स आज समझ लिए तो समझ लेना कि भाई आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग का आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी अकाउंटिंग क्या है तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको 7 लेटर कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगी, क्योंकि अपने आप में यही लेटर है जो कि अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, आप अपने आप से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, IMRCSAC, कैसे आई एम रेंचो, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना उसको। IMRC से बन गया रेंचो, SAC से कर सकते हो भी शक, ठीक है, वैसे तो शक होता लेकिन शक ऐसे बोल सकते हो कि भी मैं रेंचो हूँ, आपको ये शक है क्या, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हो इसको, आई एम रेंचो, IMRC शक,
SAC सक, ठीक है। ऐसे आप, क्योंकि आपको ये ऐसे सीक्वेंस में याद करना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, यही आपकी क्या है प्रोसेस। तो हो सकता है कि भाई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अकाउंटिंग है उसकी प्रोसेस क्या है, या आपको 4 स्टेप दे दिए जाए और फिर उसमें से पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा स्टेप नहीं आएगा या किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी कि सीक्वेंस में आप इसको याद करें। तो मैंने क्या बताया, आई एम रेंचो, RC मीन्स रेंचो, मैं रेंचो हूँ। सक, भी आपको कोई शक है क्या? ठीक है, ये याद करने की एक ट्रिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आई। तो आई का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ। आप चाहो तो साथ के साथ अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। तो नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि भी आप बिल्कुल हर एक बात राइट डाउन करोगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ उसको नोट डाउन करना। तो आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड द इवेंट्स। तो ये हमारा बेसिकली क्या बोलता है कि भाई अगर मैं प्रोसेस की बात करती हूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे अकाउंटिंग के अंदर कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, जो भी इवेंट्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि भाई एक तो आपको देखना है कि भाई ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है, और दूसरे फिर आपको देखना है कि भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। इसको अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं कि भाई अगर आपने एक ओनर है, ठीक है, एक बिजनेस है, उसका एक ओनर है, उसने 2 रेंट पे किए। एक तो उसने अपने घर के लिए रेंट की पेमेंट की है, और सेकंड उसने जो उसके बिल्डिंग थी जिस पर्पज के लिए वो बिजनेस करता था, जहाँ पे बिजनेस करता था, उस बिल्डिंग का रेंट दिया समझने के लिए, ठीक है। उसने रेंट दिए हैं, एक ओनर है उसने, एक तो उसने अपने घर के लिए रेंट, ठीक है, हाउस होम के लिए, और दूसरा उसने दिया है भाई जो वो बिल्डिंग यूज करता था, किस पर्पज के लिए? अपने ऑफिस में यूज करता था। तो अब आप मुझे बताइए हमारा क्या है, और इसी के साथ ही भी इसमें जो रेंट आपने पे किया है, यहाँ पे उसने 1 लाख किया है और यहाँ पे उसने 50,000 पे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो आप इसमें से मुझे बताइए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो सीधी सी बात है कि भाई ये तो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी ना होगी जो उसने अपने घर के लिए रेंट की पेमेंट की है, ठीक है। तो ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। लेकिन जो वो बिल्डिंग के लिए अगर उसने रेंट की पेमेंट की है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएगी? उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और इसी के साथ ही फाइनेंशियल होने चाहिए कि भाई ये आपकी इन द टर्म्स ऑफ मनी भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर इवेंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई तो कर लिया कि भाई ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया? आई एम मीन्स मेजरमेंट। सेकेंड स्टेप क्या है? मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा? भी आपने आइडेंटिफाई तो करना है कि भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन अब हमारे सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? क्या भाई हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? तो आपको ये भी देखना है कि भाई हमें उसको क्या करना, मनी की। जैसे हमने रेंट की बात की, रेंट हमने पेमेंट किया, उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि भाई 1 लाख रुपए हमने रेंट दिया, तो जो ये हमने कन्वर्जन किया है 1 लाख रुपए है, ये क्या हम मनी के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स है कि भाई वे हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी एक तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि भाई स्ट्राइक कर दी है, जो वर्कर्स है, लेबर है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जो हमारा जो ये इवेंट हुआ है, जो स्ट्राइक करने का इवेंट हुआ है, तो ये बेसिकली क्या बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन भाई हम इसको, और इससे क्या है, जो कंपनी है, बिजनेस है, उसको लॉस भी होगा स्ट्राइक करने से। कहीं ना कहीं जो आपका काम है रुक जाएगा, काम नहीं चलेगा, तो एक तरह से लॉस ही होगा। हमें लॉस भी हो रहा है, एक तरह से बिजनेस से रिलेटेड भी है, लेकिन क्या हम उस स्ट्राइक को मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि भाई इतने की स्ट्राइक हुई है, इतने का नुकसान हो गया, ठीक है।
है। तो इसलिए इसमें बेसिकली सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि भी सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, इवेंट्स को, उसके बाद फिर उसको मेजर कीजिए इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसी तरह से अगर हमने कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट किया, ठीक है, कि कोई हमने बहुत ही अच्छा मैनेजर है उसकी अपॉइंटमेंट कर ली है, तो क्या वो मैनेजर है, देखिए उससे हमें बेनिफिट तो मिलेगा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा मैनेजर मिला है, लेकिन क्या हम उसकी वैल्यू को इन द टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि अब हमें क्या करना है, मेजर करना इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजेक्शन हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या कर दो, उसको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करो। उसके बाद आएगा फिर थर्ड स्टेप। अब थर्ड क्या है, आर, ठीक है, आई एम रेंचो, ठीक है, साथ के साथ लिख सकते हो आई एम रेंचो, रेंचो मीन्स RC, तो आर मीन्स रिकॉर्डिंग। तो सेकंड स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग। तो देखिए भैया आपने क्या किया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, देख लिया कि भाई ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फिर आपने उसकी वैल्यू भी निकाल ली मनी की टर्म्स में। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जो बुक्स है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो बुक्स है उसके अंदर आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो रिकॉर्ड हम बेसिकली इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल। आगे जब हम जर्नल को डिटेल में करेंगे ना तब वहां पे और डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांजेक्शन की जाएगी उसको सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए जर्नल को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि भाई ये ओरिजिनल एंट्री हुई है बिल्कुल इधर, वो हमारी ये बुक्स है जर्नल। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि भाई अब हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई हमने एक मशीनरी परचेज की, तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फिर हमने मशीनरी उसको जो मनी की टर्म्स में मेजर कर लिया कि भाई हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी है परचेज किया। 2 स्टेप हमारे हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है, अब हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, एंट्री करके दिखाएंगे कि भाई हाँ हमने मशीनरी खरीदी है, ठीक है। तो आगे एंट्री भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट, अगर हमने कैश में खरीदी है तो टू कैश। तो ये हमने क्या कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप के बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, आई एम RC या फिर आई एम रेंचो C। तो C से हमारा क्या हो जाएगा, क्लासीफाइंग, ठीक है, क्लासीफाइंग। आपने रिकॉर्ड कर लिया जर्नल के अंदर, ठीक है। अभी एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितनी सारी ट्रांजेक्शन होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने सिर्फ एक मशीनरी परचेज की या हमने एक बिल्डिंग ही परचेज की या हमने सिर्फ रेंट की पेमेंट की है या वर्कर को भेज दिया। न्यूमरस ट्रांजेक्शन है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है। एक दिन के अंदर ही पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है। कोई हमारी परचेज से रिलेटेड है या फिर सेल्स से रिलेटेड है, कभी परचेज रिटर्न हो रहा है तो कभी सेल्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन, आज वेजेस दे रहे हैं, आज हमने मशीनरी परचेज कर ली, आज रिपेयर का खर्चा है, तो कितनी सारी ट्रांजेक्शन है जो एक बिजनेस के अंदर डे टू डे बेसिस पे होगी। तो अब हमने यहाँ पे तो हमने हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्डिंग के अंदर, लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लेजर आएगा। लेजर मीन्स जो एक तरह की हमारी ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, एक सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन होगी वे एक अकाउंट्स में चली जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, डेली हमारी परचेज हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग में क्या करेंगे, सारी जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो हम किसके अंदर चली जाएगी, हमारी परचेज अकाउंट के अंदर। हम एक अकाउंट ओपन कर देंगे और इसमें हमारी सारी कौन सी एंट्री रहेंगी, जो कि है परचेज से रिलेटेड। इसी तरह से फिर जैसे सेल्स से रिलेटेड जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो किस में चली जाएगी, सेल्स अकाउंट में। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेसिकली क्लासीफाई करना, ठीक है, कि भाई हम इस तरह से क्लासीफाई कर देंगे, परचेज से रिलेटेड परचेज में, सेल्स से रिलेटेड सेल्स में, सारी की सारी एंट्री मीन्स सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन होगी उनको हम क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है, एक अकाउंट्स के अंदर जिससे रिलेटेड होगी, वेजेस से रिलेटेड वेजेस में आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में हमने कौन सा वर्ड यूज किया, जर्नल। जर्नल मीन्स रोजनामचा, ठीक है। सबसे पहले हमने जर्नल में रिकॉर्ड की, फिर जर्नल से हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग बोलते हैं इसको। लेजर में पोस्टिंग करना मीन्स यहाँ पे हम फिर अकाउंट्स बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया भी अकाउंट्स क्यों बनाएंगे, परचेज के लिए, परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में चली जाएगी, सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन सेल अकाउंट में चली जाएगी, वेजेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वेजेस में चली जाएगी। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लासीफाई, ठीक है। तो 4 स्टेप हमारे हो चुके हैं। आई एम RC शक। अब शक भाई आपको कोई शक है तो हमारा नेक्स्ट क्या है, एस का मतलब समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग करना। अब समराइजिंग का मतलब क्या है कि भाई हम क्या करेंगे कि भाई इतने सारे अकाउंट्स, देखिए पहले हमने जर्नल में रिकॉर्ड करी सारी ट्रांजेक्शन। अगर कोई बाहर से कोई आ जाए, ठीक है,
कोई भी एक्सटर्नल है वो हमारे जो बिजनेस है उसकी अगर चेक करना चाहता, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वहां से लेना चाहता, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहता, तो उसने जर्नल उठा ली तो भाई वो तो ऐसे ही देखता रह जाएगा, वो किस तरह से काउंट करेगा कि भाई कितनी परचेज हुई है कितनी नहीं, ठीक है, वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में पता नहीं कितनी एंट्री है, और एट द एंड तक तो पूरे आपकी जो बुक है, ठीक है, वो पूरी आपकी भर जाएगी। उसके बाद उसने सोचा नहीं यार जर्नल से तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, चलिए मैं लेजर उठा लेता हूँ। अब उसने लेजर भी उठा लिया, तो लेजर में भी इतने सारे अकाउंट्स है कि भाई परचेज है, कभी इससे परचेज हो रही है, कभी उससे परचेज हो रही है, सेल्स, उसको परचेज अकाउंट अलग से देखना पड़ रहा है, ठीक है, फिर उसने सेल्स अकाउंट अलग से देखना पड़ रहा है उसको, ऐसे ही और सारे अकाउंट्स। यहाँ भी उसको इतना मजे वाली बात नहीं हुई, ठीक है, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा क्या। तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना समराइजिंग, तो समराइजिंग का मतलब क्या भाई, समरी के फॉर्म में प्रेजेंट करना जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इवेंट्स हुए हैं, उन सभी को क्या करना है, एक समरी के फॉर्म में, ठीक है। तो समरी का मतलब क्या है कि भाई आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या है। तो बेसिकली समराइजिंग में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स है ना उन सभी के बस बैलेंस हम दिखा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दिखा देंगे कि भाई परचेज का बैलेंस ही आया, डेबिट या क्रेडिट जो भी आया है, ठीक है। सेल्स का बैलेंस हम यहाँ पे दिखा देंगे जो भी डेबिट या क्रेडिट है, डेटर का बैलेंस भी हम जो भी हमारा आया, ठीक है, वेजेस का जो भी बैलेंस है। तो इस तरह से हमने एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, जिससे हमें पूरी समरी हमें पता चल गई। अगर अब हम ट्रायल बैलेंस उठाएंगे ना तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं इतनी परचेज हुई थी, ठीक है, या इतनी परचेज है, इतनी सेल्स इसने की है, इतनी वेजेस की पेमेंट दी है। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, समराइज करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने भी ये तो देख लिया बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल नेचर की है। अब हम इसको सेकंड स्टेप में क्या किया भाई, अब हम इसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। मनी के टर्म्स में भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अपनी जो जर्नल है ना उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री करेंगे हम, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो हुई है। अब हमने रिकॉर्ड करने के बाद कि भाई अब रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मीन्स भाई अब अकाउंट्स बनाएंगे अलग अलग, तो वहां से जो जर्नल में से एंट्री की हमने उनको उठाएंगे और वो जिससे अकाउंट से रिलेटेड होगी उस अकाउंट में हम उस एंट्री को डाल देंगे। अब हमने अकाउंट्स भी कर लिए। अब हमने देखा कि भाई कोई देखे तो इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो अब हम ऐसा करते हैं, एक समरी तैयार करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम ट्रायल बैलेंस है या फिर इसके अंदर हमारा P&L अकाउंट है और इसी के साथ ही हमारी जो बैलेंस शीट है। समराइजिंग का मतलब क्या कि भाई आपने P&L अकाउंट देख लिया, वैसे आप लेजर आपने उठाया, वहां पे आप पूरी कैलकुलेशन करने लग गए, हाँ ये परचेज है, ये सेल है, सेल में से चल परचेज माइनस करते तो इसको इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन नहीं, वहां की वजह आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही उठा लिया, ठीक है, और वहां पे डायरेक्ट आपको दिख गया कि भाई हाँ इस बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। आपने सीधा बैलेंस शीट उठाई, वहीं से आपको पता चल गया कि भाई टोटल कितनी एसेट है, टोटल कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन आपको बैलेंस शीट देखने से पता चल गई इस बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये क्या आएगा आपका समराइजिंग। तो आपने आपके 5 स्टेप हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको 6 स्टेप, ठीक है। 6 हमारा क्या होगा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए आपने ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए हैं, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, फिर उसको अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया, आपने एक समरी भी तैयार कर दी। अब जो वो समरी आपके सामने है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने है, ट्रायल बैलेंस है आपके सामने, जो बैलेंस शीट है, अब उसको आप एनालाइज भी तो करोगे ना, ठीक है, और फिर उससे इंटरप्रिटेट करोगे, रिजल्ट्स निकालोगे। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, अब वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी एसेट्स कितनी है, उसने कितने लोन ले रखे हैं, ठीक है। तो वो हम कौन से स्टेप पे करेंगे, 6 स्टेप पे एनालिसिस। तो एनालाइजिंग हम कैसे करेंगे, हमारे कितने सारे एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टेप है, टूल्स है, ठीक है, टूल्स है बेसिकली जिससे हम एनालिसिस करते हैं। हमारे टूल्स क्या है, जैसे रेशियो, इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, रेशियो एनालिसिस करके देख लिया, ठीक है। और जैसे हम वो बनाते हैं ना कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने बनाई, तो वहाँ पे हमने कंपेयर करके देखा, एक साल से दूसरे साल के साथ कंपेयर करके देखा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमने किया या फिर हमने वर्टिकल एनालिसिस किया। तो ये सब ट्रेंड एनालिसिस हमने किया। तो ये सब हम किसके अंदर आएगा, 6 स्टेप में। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई हम किधर जा रहे हैं, ठीक है, हम भी आगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोग्रेस कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। और ये डिफरेंट मेथड है, टूल्स है, जिनका यूज करके हम एनालिसिस करेंगे और फिर कुछ इंटरप्रिटेट उससे हम करेंगे, भाई क्या उससे निकल के आया फाइनली। तो उसके बाद हमारा आएगा लास्ट में
सेवंथ स्टेप जो कि है हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है। हमने एनालिसिस कर लिया, इंटरप्रिटेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सी मीन्स कम्युनिकेटिंग। अब हम फाइनली क्या कर देंगे कि भाई हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। और ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम रिपोर्ट बना के, ठीक है। अब जो भी हमने एनालिसिस किया, जो भी इंफॉर्मेशन उससे निकली, तो वह हम रिपोर्ट बना देंगे और रिपोर्ट से कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन किसको, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर रहेंगे, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड, ठीक है। तो वह उनको हम क्या कर देंगे, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये रहेंगे बेसिकली आपके 7 स्टेप। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपको इसी स्टेप में याद करनी है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आई एम आरसी सक, आई एम आरसी, आई एम रेंचो सक, भी मैं रेंचो, आपको कोई सक, आई एम आरसी 2-4 बार आप ऐसे बोल लोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तो मैंने प्रोसेस आपको क्या बताई है, सबसे पहले देखिए, अभी आप मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या नहीं है। फिर सेकेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको हम मनी की टर्म्स में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। आई एम, एम मीन्स मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी। आई एम आर सी, आर मीन्स थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको, जर्नल में हमने रिकॉर्ड कर दिया। आई एम आर सी, सी मीन्स अब उसको हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई हम लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जो जिससे अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उसमें उसको ट्रांसफर कर देंगे। आई एम आर सी 4 स्टेप हो चुके। सक, एस, एस मीन्स अब हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे उसको, ठीक है। समराइज कैसे करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और जो बैलेंस शीट है उसको बनाएंगे। आई एम आर सी सक, एस हो चुका। ए मीन्स अब हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसको उससे इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम उससे निकालेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे भी, हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस हमारा, हॉरिजॉन्टल है, ये टूल्स है हमारे एनालिसिस करने के, ठीक है। फिर ये सब हमने कर लिया और लास्ट में हमारा सी मीन्स कम्युनिकेट। अब हम जो भी इंफॉर्मेशन निकली है, जो इंटरेस्टेड यूजर्स है उनको कम्युनिकेट कर देंगे। और किस फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे, रिपोर्ट वगैरह बना के हम उनको कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये हमारी बेसिकली क्या कहलाएगी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें किसी को भी कोई भी डाउट होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन मैं फिर आपको वैसे बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि भी अकाउंटिंग बेसिकली हमारा क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आपकी ना डेफिनेशन गिवन है अकाउंटिंग की, या अकाउंटिंग का मीनिंग हम बोल सकते हैं। तो अभी मैं वही मीनिंग आपको बताऊंगी और वो आपका आप नॉर्मली मीनिंग में भी हम देखिए, यहाँ पे हमारा कोई वैसे सब्जेक्टिव टाइप पेपर तो नहीं होगा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वहाँ तो हमें ऐसे कोई डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत है नहीं, डेफिनेशन मिलेगी तो वही मिलेगी। तो लेकिन आप इसी के साथ ही ना बस ये ध्यान रख लेना कि भाई जो ये डेफिनेशन है ना, ये किसने दी है। तो मैं अभी जो आपको बताऊंगी ना, तो वो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखिए, हमारा इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री भी मैं आपको बता दूंगी। तो एक बार मैं डेफिनेशन बताती हूँ और सुन लेना, नोट डाउन करो तो नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपके डेफिनेशन गिवन है और एनसीईआरटी में से ही मैं अभी आपको करा रही हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ही इसी में अगर कुछ इंक्लूड करना होगा मुझे हाई लेवल का, आप सभी को पता है कि भाई अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो 11th में आपका जो फर्स्ट चैप्टर दे दिया सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आने को वहां से भी आ सकते हैं लेकिन थोड़ा डीपली भी पूछा जा सकता है। तो जो जितना थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा मैं साथ के साथ इसी में ऐड करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर लेना डेफिनेशन। तो देखिए आपका 1941 में मैंने क्या बोला, डेफिनेशन है 19, कई बार में भी हो जाए भी पूछ भी ले तो मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है, जिससे लर्न होए तो कर लेना। 1941 में जो हमारा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप लिख लेना, मैं बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। देखिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है जो उसने डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। क्या डेफिनेशन दी है कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताई ना, तो इसी में से हमारी डेफिनेशन निकल के आ गई है कि अकाउंटिंग हमारी क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ठीक है, समराइज करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, भी इस मैनर में करना कि भी थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो मैंने आपको बताया था, इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और वे हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट होना चाहिए। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे था ना इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो ये आपकी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू AICPA।
1941 में। तो ये जो डेफिनेशन है ना, तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, इसी में से तो ये डेफिनेशन निकल के आई। तो जो अगर मैं मीनिंग की बात करती हूँ ना, तो हम बोल सकते हैं मीनिंग में क्या बोल सकते हैं कि भी अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड फाइनली इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट से। तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेट करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो ये आपकी निकल के आएगी क्या, इसका मीनिंग निकल के आएगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए यही मीनिंग आपका मैंने स्टार्टिंग में बोला था और यही आपकी प्रोसेस है, वो मैंने आपको बता दी। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड क्या होगी, मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड क्या होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो यही आपकी है, ठीक है। तो तीन एक डेफिनेशन के साथ, या मैं बोल सकती हूँ जो ये 7 लेटर मैंने आपको बताया है, सातों ही लेटर के साथ आपका जो अकाउंटिंग का मीनिंग है, डेफिनेशन है और इसी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, तो इसमें नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी, अकाउंटिंग प्रोसेस भी ये हो चुकी है, इसी के साथ हम करेंगे ब्रांचेज, ठीक है। अब हम करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, जो अकाउंटिंग है उसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है। आप चाहो तो साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स आप बना के चल सकते हो। जैसे इतना भी आप, जैसे मैंने प्रोसेस बताई ना, एटलीस्ट इतने ही नोट्स बना लो आप, ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। या आप ये जो मैंने एक्रोनिम आपको बताया है ना, 7 लेटर जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। तो हम बात करेंगे अब ब्रांचेज। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, तो देखिए ब्रांचेज में हमारा अकाउंटिंग की ब्रांचेज में क्या क्या आएगा, तो इसमें बेसिकली हमारा आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड है हमारा सेकंड ब्रांच हमारी अकाउंटिंग की क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि भाई अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो क्या रिकॉर्ड करती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। वही बात आ गई इसमें, तो जो क्या करेगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और इवेंट्स उनको क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी। और इसी के साथ ही इसमें हमारा बेसिकली वही रहेगा कि भाई जो हम इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, इसमें वही आ गया ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली किससे रिलेटेड आ गई, वही जो हम बनाएंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इसी में आ गया ये। और इसी के साथ ही जो बैलेंस शीट है, तो ये सारा का सारा हमारे किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है भी कॉस्ट, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे। तो इस ब्रांच ये हमारी बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगी, यहाँ पे हम मेजर करेंगे, असरटेन करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि भी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट हमारी क्या रहेगी। इसी के साथ ही हमारा जो भी ऑपरेशन कॉस्ट है, जो भी प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पर्पज क्या रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कि जो कॉस्ट है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को। तो ये किसके साथ डील करेगी बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इन सभी के साथ। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगी, ये हमारी हेल्प करेगी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, ठीक है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या हेल्प करेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली ये हमारी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ये बिल्कुल ईजी है, मैं आई थिंक मुझे यहाँ पे राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो नोट कर लेना, नहीं तो मैंने आपको बता दिया, NCERT की बुक आप उठाइए और वहाँ से आप कीजिए, ठीक है। वहाँ पे ना पूरा डिटेल में गिवन है आपका ये सब। तो ये क्या था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हमारे क्या आएगा, तो इसमें हम करेंगे मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये हमारी हेल्प करती है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है।
तो जो अकाउंटिंग है उसकी हेल्प से तो अभी हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई, जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको क्लासीफाई किया, फिर फाइनली हमने उससे रिजल्ट्स निकाले। तो ये हेल्प करती है, जो रिकॉर्ड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने में। सेकेंड, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अगर अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम कैसे निकाल देंगे। थर्ड, आप यहाँ पे कर सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन भी हम को भी जानने में हमारी हेल्प करती है। ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली किसका, अकाउंटिंग का। और इसी के साथ ही हमारा जो भी है मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हेल्प करेगी, ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। कौन, हमारा जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको मिलती है, यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसी के साथ ही ये हमारी एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देना बेसिकली किसका ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का। तो ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आपको पॉजिटिव पॉइंट है, अगर एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा तो जो पॉजिटिव रहेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि भी ये तो नेगेटिव दिखा रहा है तो उसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। इसके बाद है ना लिमिटेशन, और मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को लिमिटेशन हमारी क्या है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो देखिए हर एक चीज है, सभी के बोलते हैं ना एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है, एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। तो अब इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो लिमिटेशन हमारी क्या है, बेसिकली फर्स्ट लिमिटेशन की बात करती हूँ तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कि भी जैसे अकाउंटिंग बोलती है ना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भी बिल्कुल जैसा इसमें कहा गया है कि भी ऐसा ही सेम सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या एग्जैक्ट नहीं है। इसी के साथ ही अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करती है। कैसे, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो कुछ हमारे रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिन पर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है। और वे हमारे जो कॉन्सेप्ट है वे हमारे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रिंसिपल हमारे रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए ये हमारी क्या है, एक रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। थर्ड, हम बोल सकते हैं ये हमारा इग्नोर करती है, आप ही बताइए किसको इग्नोर करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, क्वालिटेटिव, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की कि भाई हम इसमें किसको मेजर कर सकते हैं, जिसको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सके या क्वांटिटी की टर्म्स में उसको मेजर कर सके। लेकिन हमने जो क्वालिटेटिव है, जैसे स्ट्राइक हुई है, कोई अच्छे मैनेजर की हमने अपॉइंटमेंट की है, ठीक है, हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वे सारे के सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन जो अकाउंटिंग है उन सबको रिकॉर्ड नहीं करती, बेसिकली ये क्या करती है, इग्नोर करती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को। इसी तरह से ये इग्नोर करती है इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल, किसको इग्नोर करती है, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल, चेंज इन प्राइस लेवल, चेंज इन इफेक्ट, चेंज इन प्राइस लेवल, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया मैंने, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल, उसको इग्नोर करती। कैसे, क्योंकि अगर वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये बेसिक्स बातें आप सभी को पता है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं, हमने मशीनरी परचेज की, हमने बिल्डिंग परचेज की, हम उसको किस प्राइस पे रखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट हम बोलते हैं ना, तो उस कॉस्ट पर हम रखते हैं। भी एक बार जिस कॉस्ट पे हमने परचेज कर लिया उसके बाद उसका जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज होता रहता है, जो प्राइस लेवल है उसमें चेंज आता रहता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, हम उसको लेके नहीं चलते। हम अपना जो भी ट्रांजेक्शन जो भी करेंगे, जो भी हमें कैलकुलेशन करेंगे, वो हम मेन बेस किसको लेके चलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को। तो इसलिए बोलता है कि ये इसकी लिमिटेशन है, ये जो हमारा चेंज इन प्राइस लेवल है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। और कई बार हमारी अकाउंटिंग क्या करती है, विंडो ड्रेसिंग, लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेट करने की वजह से हमारा बेसिकली क्या होगा, विंडो ड्रेसिंग होगी, ठीक है। कई बार हाई फाई ऐसे बढ़ा चढ़ाकर हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन एक बिजनेस के बारे में है उसको दर्शाते हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा, विंडो ड्रेसिंग है। तो ये हमारा बेसिकली लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है अकाउंट्स का, अकाउंटेंसी का, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांचेज क्या है हमारी अकाउंटिंग की, और लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी, आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए या फिर कुछ चेंज चाहिए, ज़्यादा स्लो है कि भी ऐसे करेंगे तो मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो टाइम मिला तो हो ही जाएगा, थोड़ा और फास्ट लेके आएंगे, एक्चुअली मेरे पास बोर्ड भी थोड़ा छोटा ही है ये, ठीक है। या फिर आपको
और किसी तरह से आप मुझे एडवाइस दे देना कि भाई आपको कैसे वीडियोस चाहिए, ठीक है। सिलेबस तो मैं आपको करा ही दूंगी, धीरे धीरे करके भी हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो कोशिश सोच रही हूँ कि भाई कम से कम आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कराऊँ, एक बिजनेस मैनेजमेंट की भी साथ के साथ और एक हम अकाउंटेंसी की, ठीक है। तभी जाके सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। और सभी ना KVS का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा के रख लेना। मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बोला था, और अभी भी आपको, और वहाँ से फिर अपना टॉपिक उठाइए और देखिए भी आपने कौन सा टॉपिक कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपका जो KVS सिलेबस है उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपको कैसे वीडियो चाहिए, और वीडियो आज वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। भी ज़्यादा ही बेसिक हो गया कि मैम ज़्यादा ही डीपली जाके पढ़ा रहे हो, तो ये भी मुझे बता देना कि भाई आप थोड़ा सा फटाफट से और थोड़ा ऊपर ऊपर से करा दो, क्योंकि इतना तो हमें पता है। तो जैसा भी जो भी सुझाव है, ठीक है, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि सभी कॉमर्स स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी करना, ठीक है। अगर किसी को अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं कि भी लाइक के लिए मैं आपको बोलूंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और ना अच्छी लगे तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।